तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपका आज स्वागत करता हूं आपके इस नई क्लास के अंदर। मैं हूं अमन बागवान और आज हम लोग फिर से जो पिछला जो टॉपिक था उसका पार्ट 2 लेकर आए। कल की क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बात करी थी। हालांकि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने उस चैप्टर को अधूरा छोड़ दिया था। आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार हम लोग पुराना वाला जो रिवीजन है इस चैप्टर का वो हम लोग क्या है कि कंप्लीट करना चाहेंगे। मेरे साथ में आप लोग दोहराइएगा, ठीक है, ताकि आपका भी समय ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था वो पुराना रिवीजन ले लेते, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भाई मनुष्य किसी भी एक्टिविटी में कोई भी कार्य में संलग्न है, कोई भी कार्य कर रहा है और उस क्रिया का संबंध पैसों से है। मतलब वो एक्टिविटी क्यों कर रहा है? अर्निंग के लिए। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमने अलग अलग पार्ट्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्नरी एक्टिविटी। इसके अलावा एक फिफ्थ सेक्टर पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो कि डायरेक्ट कोरिलेट करती है किसके साथ में? नेचर के साथ में, यानी प्रकृति के साथ में, तो वो क्या होगी? प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। सेकंड आता है आपके सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से थे? सेकेंडरी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो प्राइमरी जो सेक्टर से उससे मिलने वाले जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर्स करती है और मैन्युफैक्चर्स करने के साथ में उनको मॉडिफाई कर लेती है। ऐसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी का एक काम और है, ये क्या करती है? प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को बढ़ा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन से बना कॉटन के कपड़े, शुगर केन से बना शुगर, ये सब चीज़। फिर हम लोगों ने टर्सरी एक्टिविटी पढ़ा। टर्सरी एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई? कि हम लोगों ने देखा कि देश में जितनी भी प्रकार की जो सर्विसेज दी जा रही है, जितनी भी प्रकार की सेवाएं दी जाती है, वो सब किस में आती है? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर के अंदर हम लोग बात करें तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, आर्मी है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, बैंकिंग है, ये सब किस में आते हैं भाई? टर्सरी एक्टिविटी में। क्वार्नरी एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? जितने भी देश में रिसर्च सेंटर्स है, मतलब जो बड़े स्तर पे जो रिसर्च एनालाइजेशन जो किया जाता है, वो सब किस में आते हैं? क्वार्नरी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने थोड़ा इसके अलावा एक वो फिफ्थ सेक्टर और पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जो भी देश में बड़े लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब डिसीजंस मेकिंग का जो काम है, वो सब आपके फिफ्थ सेक्टर में आते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एक प्राइमरी एक्टिविटी को थोड़ा क्लासिफाइड किया था अलग अलग पार्ट्स में। सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी और सबसे ओल्डेस्ट प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जांपल कौन सा है? हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसको हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। फिर इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? ये देखिए कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने वो कल बता दिए थे मैंने तो ऑलरेडी। फिर डायरेक्ट हंटिंग एंड गैदरिंग आ ही गया, ये लीजिए। हंटिंग एंड गैदरिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ा चुका हूँ। नोमैडिक हंटिंग ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नोमैडिक हंटिंग का मतलब भाई बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो सीजनल माइग्रेट किया करती है, मतलब मौसमी प्रवास किया करती है। ये कम्युनिटी क्या करती है कि अपनी लाइफ दिनचर्या के लिए, सर्वाइवल के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती है। फॉर एग्जांपल जब सर्दियाँ होती है तो ये लोग मैदानी भागों में आ जाते हैं और जब गर्मियाँ होती है तो ये वापस पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी के लिए नोमैडिक पैस्टोलिज्म जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, मतलब चलवासी पशुचारण। क्लियर है? इस कम्युनिटी के बारे में एक चीज़ और है कि ये कम्युनिटी जब एनिमल्स को पालन करती है तो वो स्पेशल कोई केयर नहीं की जाती, जबकि अगर हम लोग कॉमर्शियल लेवल पर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करें तो उसमें आपको स्पेशल केयरिंग की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चले, चलो। फिर हम लोगों ने माइनिंग पढ़ी। माइनिंग में हम लोगों ने क्या देखा? माइनिंग में हम लोगों ने देखा कि जो माइनिंग है जिसमें जो भी पृथ्वी के अंदर या अर्थ के अंदर जो भी खनिज वगैरह उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया दो टाइप की होती है, सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग जो है वो बहुत ईजी मेथड है, जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स है या मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहता है, उसमें आपको सेफ्टी टूल्स और जो बड़े रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी ज़रूरत नहीं होती, एक्सपेंसिव नहीं होती वो, जबकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हम लोगों ने देख ली भाई माइनिंग के बारे में, ठीक है। सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, तो ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे। आज का नया टॉपिक आता है एग्रीकल्चर। ध्यान से पढ़ना और समझना भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो हमारी ज्योग्राफी का सबसे फेवरेट जो है वो टॉपिक में से एक है। तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझते चलना। सबसे पहला आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ड्यू द वेरिंग कंडीशन द एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड देयर आर द मैनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सभी जगह का जो कंडीशन है वो अलग अलग टाइप का है। इसी कारण से पूरे विश्व भर के अंदर अलग अलग टाइप की कृषि की जाती है। एग्रीकल्चर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला पार्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जीवन निर्वाह कृषि। नाम से पता चल रहा है ऐसा एग्रीकल्चर जो कि जीवन के निर्वाह के लिए किया जाता है। जीवन के निर्वाह का मतलब सेंस क्या है कि एक मनुष्य जो भी एग्रीकल्चर कर रहा है उसके पीछे का मेन मंशा यही रहती है कि मुझे अपने परिवार का पालन करना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। वो क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब प्राचीन काल के अंदर जो एग्रीकल्चर किया जाता था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको टिक लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आपकी बुक से ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है भाई, सुनना। इसमें इन दिस टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर द फार्मिंग इज द डन द स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड द यूजिंग ओल्ड एग्रीकल्चर टूल्स सच एज द वुडन प्लो एंड द डगिंग ऑफ द टूल्स। कहने का मतलब क्या है? ये एग्रीकल्चर्स एक छोटे से भूभाग पर किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये प्राचीन जो जीवन निर्वाह जो कृषि है उसके बारे में छोटे भूभागों पे किया जाता है। और इसमें जो प्राचीन जो भी एंशेंट या जो पुराने जो टाइप के जो टूल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल टूल्स है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों इसके साथ में एक चीज़ और है, एंड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज द क्लियर टू क्रॉप्स आर द ग्रो इन इट। मतलब इसमें क्या है, ज़मीन को हम लोग क्या है कि क्लियर कर देते हैं और क्लियर करने के बाद में हम लोग हमारी ज़रूरत के अनुसार वहाँ पे कुछ उगा लेंगे। इसको अगर हम लोग बात करें तो एक अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स के नाम से। याद रखना भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस आपकी चैप्टर का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या है, थोड़ा मैं अपनी लैंग्वेज में आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों तो को कुछ ट्राइबल कम्युनिटी होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये एक एरिया मान के चलते हैं, वो क्या करेगी, इतने इतने भूभाग को क्या है कि कट कर लेगी। जैसे यहाँ पे कोई भी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं या कोई भी चीज़ है तो उनको कट करा, कट करने के बाद में उसको जला दिया, ठीक है। जलाया, जलाने के बाद में यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लिया। 1 साल 2 साल 3 साल एग्रीकल्चर करने के बाद में जब यहाँ की ज़मीन जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो देंगी तो ये दूसरे स्थान पे मूव कर जाती है, यहाँ पे चलेगी। फिर वहाँ पे भी वही प्रक्रिया जो है वो दोहराएगी। जैसे पेड़ों को काटा था, जलाया और उसके बाद में, ठीक है, इसको एसएच को दबा देते। क्योंकि ये कम्युनिटी ये जो एग्रीकल्चर है वो बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होने से या शिफ्ट होने से होता है, इसीलिए इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझ में आया। इसमें किसान जो होता है या ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो अपने परिवार के जरिए क्या है ऐसा एग्रीकल्चर करती है, मतलब कोई वर्कर की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का सहायता से ही एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है भाई। और जो फैमिली किसान जो होता है, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है, वो क्या करती है, इसके पीछे की मंशा जो होती है वो यही होता है कि परिवार का पालन करना, और कुछ नहीं। क्लियर? आगे चले। फिर आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप की फार्म होती है। गहन जीवन निर्वाह कृषि, एक तो राइस वाली और एक बिना राइस वाली, ठीक है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि और चावल सहित गहन निर्वाह कृषि। मतलब एक एग्रीकल्चर में चावल को मुख्य फसल माना जाता है और एक मुख्य एग्रीकल्चर के अंदर चावल को छोड़ के अन्य फसलें उगाई जाती। तो इस कारण से उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, चले आगे। देखिए राइस वाली, दिस फील्ड्स आर द स्मॉल इन द साइड, मतलब ये जो एग्रीकल्चर है वो आपके एक छोटे से लैंड पे किया जाता है जिसमें चावल मुख्य फसल होती है। फैमिली मेम्बर इसमें इंक्लूड रहते हैं, मतलब कोई वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस टाइप की एग्रीकल्चर्स में। और मोर लेबर आर द यूज देन द मशीनरी, मशीनरी मतलब ज़्यादातर इसमें काम जो होता है वो लोगों के द्वारा किया जाता है मशीनों के मशीनों के मुकाबले। वो काउ डंग जो है उसको एज ए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के लिए एक सवाल है भाई, आप लोग बताइएगा कि सब्सिडेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्शियल फार्मिंग एंड द सब्सिडेंस फार्मिंग। तो सुनना भाई, मैं आपको बता देता हूँ पहले। सब्सिडेंस फार्मिंग जीवन के निर्वाह के लिए की जाती है, जबकि कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो व्यापार पर्पज से यानी प्रॉफिट के पर्पज से की जाती है, मतलब आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए। दूसरा अंतर सुनना, वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, मतलब ज़मीन का साइज छोटा होता है कॉमर्स आपके सब्सिडेंस फार्मिंग में, जबकि यहाँ पर आपके ज़मीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा। इधर हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रेडिशनल टूल्स वगैरह जो भी प्राचीन जो टूल्स वगैरह उनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि इधर हम लोग बात करें तो आधुनिक मशीन वगैरह इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। उधर लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती जबकि इधर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ आपको समझ में आया। तो ये दोनों के बीच का अंतर है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको आप बता सकते हो। चलिए, यहाँ पे आपको आप लोग फर्टिलाइज़र केमिकल्स वगैरह इनका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइज़र केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर देखिए आगे, राइस लेस इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। ऊपर वाली चावल सहित वाली थी, ये चावल रहित वाली इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। दिस इज द पेस्टिसाइड एरिया वेयर द राइस कल्टीवेशन इज द नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसी जगह ऐसी ज़मीनें जहाँ पे चावल की खेती करना पॉसिबल नहीं है, मतलब वो ज़मीन जो है वो चावल के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए चावल को छोड़ के कुछ और टाइप के एग्रीकल्चर्स वहाँ पे कर लिए जाते हैं। इन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेनली आर द सोगम एंड द मिलेट्स आर द ग्रुप। यहाँ पे चावल को छोड़ के कुछ और अन्य जो है वो फसलें उगाई जाती है जैसे मिलेट्स है। ठीक है, वो almost all its the characteristics are the smaller to the rice based on the intensive subsistence farming। यहाँ पे भी वही सारी विशेषता जोड़ाई जाती है जो ऊपर वाले में हम लोगों ने पढ़ी भाई। किसान जो है अपने परिवार की सहायता से एग्रीकल्चर कर रहा है, ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करता है, मशीनों से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काउ डंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब। तो वही चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है जो यहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे भी हो रही है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे चावल नहीं है वहाँ पे चावल था। क्लियर, आगे चलते। Almost all the characteristics are the similar rice based on the intensive subsistence farming. The only difference is that the utilized irrigation system। बस एक चीज़ का अंतर और है, वो क्या है, अब राइस को कल्टीवेट करने के लिए, राइस की प्रोडक्टिविटी को, राइस को मतलब उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है। तो जबकि यहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाती है जो कि कम सिंचाई के अंदर में भी उग सकती है, इसीलिए सिंचाई का साधनों का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है, आगे चले। प्लांटेशंस एग्रीकल्चर्स, इसको भी टिक लगा लीजिए भाई। इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर से तो सवाल देखो पूछा ही जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स आर द यूज इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियंस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग कभी भी प्लांटेशंस एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस थे नहीं। हम लोगों ने क्या किया, ये एग्रीकल्चर जो था अंग्रेज़ों से सीखा था। रोपण कृषि जिसको हम लोग बोलते हैं, फसलों को क्रॉप किया जाता है, हम लोग इसमें मतलब विदाउट उसमें सीड्स नहीं होते हैं और फसलों को क्रॉप करके एक सिंगल कतार में लगा दिया जाता है। जैसे चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के गार्डन्स होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये डज नॉट हैव रिक्वायर्ड एनी ऑफ द सीड्स एंड, जिसमें आप बीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, फसलों को हम लोग छोटे छोटे पौधों में उगा दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा रमैया अवस्था भैया के नाम से, देखा है, जिसमें वो गाना जीने लगा वो वाला। तो उसके अंदर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि वो लड़का जो है वो खेत के अंदर ऐसे पौधों की फसलों को जो है वो लगा रहा है, चावल की खेती वगैरह, धान की खेती वगैरह करता है ऐसे। ठीक है, तो वो आपके रोपण कृषि का प्रकार है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से भाई याद रखना, ये शिफ्टिंग आपका सब्सिस्टेंस में नहीं आता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग का इसका मेन उद्देश्य होता है।
तो देखिए इट पेस्टिसाइड आवर द लार्ज एरिया, सबसे पहली चीज़। अब देखो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से इसका मतलब बड़े एरिया में उगेगी। भाई चाय की खेती आप अपने छोटे से गार्डन में थोड़ी लगाओगे, इसका मतलब क्या आप बड़े से गार्डन में यूज करोगे वो चीज़। प्रॉफिट अर्न करना यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। अब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जितनी भी विशेषताएं मैंने बताई थी वो सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का, इसीलिए। इट मेनली इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, कोकोवा, शुगर केन एंड कॉटन। इसके अंदर मुख्य फसलें कौन कौन सी है? चाय है, कॉफ़ी है, कोकोवा है, शुगर केन है, कॉटन है। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ आपको, बनाना है और पाइनएप्पल है, ठीक है। आपके राइस है, वो भी सब इसी में आ जाता है। क्लियर? आगे चले, चलिए। कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसकी क्या मतलब, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर इस टाइप की एग्रीकल्चर्स को कर रहे हो तो आपको एक अच्छी तकनीक की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब ऑल ट्रेडिशनल टूल्स यहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं करते। साइंटिफिक मेथड जो है वो बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वैज्ञानिक तौर तरीका जो है उसमें इस्तेमाल होता है। द प्रोडक्शन ऑफ द ओनली वन क्रॉप, मतलब फसलें जो है वो एक ही टाइप की उगाई जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये उगा लिया वहाँ पे वो उगा लिया, वो नहीं है, बल्कि एक ही पर्टिकुलर फसल के ऊपर काम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाय के गार्डन देखे होंगे, तो चाय के गार्डन है तो ऐसा नहीं है कि चाय के गार्डन के साथ से सरसों भी लगा दिए या कोई और फसल लगा दी, वो नहीं है। एक ही टाइप की फसलों के ऊपर काम किया जाएगा। कॉफ़ी के गार्डन है तो कॉफ़ी के गार्डन में कॉफ़ी ही उगेगी, पाइनएप्पल का गार्डन है तो पाइनएप्पल ही उगेगा, ठीक है। और इसके अलावा रबड़ भी भाई इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, अब देखिए सवाल क्या बन जाता है, या तो आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर पूछ लिया जाएगा, या प्लांटेशन एग्रीकल्चर के साथ में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि इनमें से कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से 3 तो रोपण आपके प्लांटेशन के एग्जाम्पल होंगे, जबकि एक डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। आगे चलो। द रिक्वायर द हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इस टाइप की खेती करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी। भाई पैसा तो लगेगा, बिना पैसे का आप कहाँ से खेती कर लोगे, वो भी कॉमर्शियल लेवल के ऊपर। बड़े लार्ज फार्म की ज़रूरत होती है, छोटे से भाई कोई चीज़ सिंपल सी चीज़ है, जब इतनी बड़ी आपको खेती करनी है तो बड़े बड़े फार्म तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। एक्सेस टू द मार्केट, एक अच्छा मार्केट होना चाहिए, मतलब जिस टाइप की आप खेती कर रहे हो क्या आसपास में एक अच्छा मार्केट अवेलेबल है या नहीं। कॉमर्शियल गेन फार्मिंग, ये कॉमर्शियल के अंदर आ जाती है। द मेन क्रॉप इज द वीट बट द मेज बैरली एंड द राइस आर द आल्सो ग्रे। इसके अलावा इसके अंदर गेहूँ है और बैरली जो है और मेज वगैरह है, ये भी क्या है कि ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ फार्म इज द वेरी लार्ज एंड आल टास्क फ्रॉम द प्लोइंग द हार्वेस्टिंग एंड डन बाय द यूजिंग मशीनरी। मतलब इस टाइप के जो फार्म होते हैं उसमें ज़्यादातर जो फार्म का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस कारण से आपको ऑल ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करने की जगह मशीनरी का बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड स्टेपिस ऑफ द यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, कैंटनबेरी ऑफ द एंड द प्लांट्स ऑफ द न्यूजीलैंड। इस टाइप के एग्रीकल्चर जो है वो आपको ज़्यादातर इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है। अमेरिका, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, ये वाले जो एरिया से, और यूरोप यूरेशिया का जो एरिया है यहाँ पे बहुत मिलेगा। आगे चले, मिक्स फार्मिंग देखो। मिक्स फार्मिंग का सीधा सिंपल सा लॉजिक है। एक मान लीजिए ज़मीन है, ये ज़मीन ले ली हम लोगों ने, इसी ज़मीन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ एनिमल हस्बेंड्री कर ली, एक तरफ खेती कर ली, ठीक है। मतलब एक ही ज़मीन को 2 भागों में डिवाइड करके मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं और कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। कुछ समय तक यहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद में ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो कुछ समय खेती करने के बाद में ये दूसरे स्थान पे मूव करेंगे और जो जानवर थे उनको फिर वापस इस स्थान पर लेकर आ जाएंगे। कैसे, वो कारण सुनिए। यहाँ पे जो जानवर थे उनका जो भी वेस्टेज है, ठीक है, मल मूत्र वगैरह जो है वो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, खाद के रूप में काम करते हैं। वो जानवर यहाँ लेकर आ गए, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो हो रहा था अब वही प्रक्रिया यहाँ दोहराएंगे। जो वेस्टेजेस था उसने ज़मीन की फर्टिलिटी को बहुत बेहतर बना दिया, तो इसका आंसर यहाँ पे अच्छे से उग जाएगा वो। फिर यहाँ पे वो जानवर जो होंगे फिर वहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो इस प्रकार से अल्टरनेट जो है वो ये इस टाइप का एग्रीकल्चर होता है। मिक्स फार्मिंग समझ में आया। सवाल क्या पूछा जाता है, पहली चीज़ तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट है।
दूसरी चीज़ आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर का वो कौन सा प्रकार है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को भी साथ में प्राथमिकता दी जाती है, तो कौन सी है? मिक्स फार्मिंग है। ठीक है, तो देखिए आगे, द मिक्स फार्मिंग इज द इन्वॉल्व द बोथ लाइव स्टॉक राइजिंग द क्रॉप कल्टिवेशन। द साइज ऑफ फार्म दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द मीडियम, मेनली वीट, राइस एंड द मेज आर द फूडर क्रॉप्स आर द क्रॉप। इस टाइप की फार्मिंग जो होती है वो भी क्या है, उसमें आपके जो फार्म का जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है, एक मीडियम स्तर पर होता है। गेहूँ, चावल, मक्का जो है वो यहाँ की मुख्य फसलें होती है। इसके अलावा जानवरों का जो चारा है उनको भी उगाया जाता है। द लाइव स्टॉक फार्मिंग प्राइमरी इन्वॉल्व द राइजिंग कैटल, शिप, पिग्स आर द पिग्स एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा जो खेती है, खेती के साथ में आपके जो भी पशुधन है जैसे गाय, भैंस वगैरह और सूअर है, भेड़ है, बकरी है, इनको पालन किया जाता है। द हाई टेक्नोलॉजी इज द यूज फॉर द लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भाई सिंपल सी चीज़ है, जब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है तो हाई टेक्नोलॉजी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ भाई कि जब मैंने आपको बताया था कि सब्सिडेंस एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में अंतर क्या है, तब आपको पता था कि भाई कॉमर्शियल के अंदर आधुनिक तकनीक आ रही है तो इसमें भी वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर आर द यूज इनक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वही चीज़ है कॉमर्शियल में हम यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी होना है। तो इसमें यह है कि प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर का सहारा लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर द पेडिसाइड द स्किल फार्मर, और इस टाइप की फार्मिंग जो होती है वो स्किल फार्मर के द्वारा की जाती है, मतलब जो अपने कार्य में निपुण होते हैं उनके द्वारा एक एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, दिस एग्रीकल्चर फाउंड इन द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर कहाँ होता है, ऐसे जाओ कि वर्ल्ड में जो सबसे डेवलप है, विकसित क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का मतलब देखिए क्या होता है। मिक्स फार्मिंग समझ में आ गई। आगे देखिए, एक हार्टिकल्चर का मतलब है फलों का उत्पादन। ठीक है, द हार्टिकल्चर इन्वॉल्व द प्रोडक्शंस, बस होने वाला है। हाई वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स, दीज आर क्रॉप्स डेट आर द हाई डिमांड इन द अर्बन एरिया, मतलब इस टाइप की जो हाई हार्टिकल्चर होता है उसमें ऐसी फसलों को उगाया जाता है तो शहरों में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जियाँ, फ्रूट्स, फ्लावर, फल फूल, सब्जियाँ वगैरह जो है वो इनका प्रोडक्शन जब है हम लोग करते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ फार्म दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द स्मॉल, पर हार्टिकल्चर्स में हम लोग बात करें तो जो फार्मिंग का जो लैंड का जो साइज होता है वो छोटा सा होता है। ठीक है, इतना कोई बड़ा नहीं होता, मगर फिर भी जीवन निर्वाह कृषि के मुकाबले तो बड़ा ही रहता है। इट रिक्वायर द हाई कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप फलों का उत्पादन कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि 2-4 रुपये से ना आप एग्रीकल्चर कर लोगे, नहीं, आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छे बीजों की जरूरत होती है, सिंचाई के साधनों की, फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम द प्लेस द फैसिलिटी इजी टू एक्सेस टू मार्केट, एक अच्छे परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है जो आपके प्रोडक्ट को आपसे यहाँ से होते हुए मार्केट तक सप्लाई कर सके। ठीक है, तो एक ये हो गया। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो कॉल द ट्रक फार्मिंग, अंडरलाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि व्हाट द मीन्स ऑफ द ट्रक फार्मिंग, तो ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो सुनिए। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है कि देखिए बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फल है, फूल है, फ्लावर्स है, तो इनको हम लोग ज़्यादा समय तक स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ट्रकों के माध्यम से इनको रातों रात क्या है कि मार्केट तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो ऐसी फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्लियर है, इट्स मेनली पेटिसाइज द पार्ट ऑफ द यूरोप एंड द यूएसए, और इस टाइप की फार्मिंग आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, अमेरिका और यूरोप के अंदर। क्लियर है, चलो डेयरी फार्मिंग सुनिए। द डेयरी फार्मिंग आर द रेफर टू द एडवांस रियरिंग द ब्रीडिंग ऑफ द मिल्क ऑफ द एनिमल्स, मतलब इस टाइप की फार्मिंग के अंदर, डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स का पालन किया जाता है जो कि दूध, दही वगैरह, दूध है आपका, मक्खन और ये सब चीज़ें बनाने के लिए ऐसे एनिमल्स का पालन किया जाता है। ठीक है, मीट पालन वगैरह है, मीट के लिए भी इसमें जानवरों की क्या है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, और उनसे एक अच्छी नस्ल को पैदा किया जाता है ताकि वो एक अच्छा क्या है कि मिल्क प्रोवाइड कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्रोड्यूस द डेयरी प्रोडक्ट इन द अर्न प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे पीछे की मेन मंशा क्या रहती है कि ऐसे जानवरों का पालन क्यों किया जाता है, ताकि डेयरी प्रोडक्ट को बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग की जा सके। ठीक है,
इन दिस सिस्टम आर द मिलीच आर द एनिमल्स आर द रेड यूजिंग एडवांस मेथड इन द साइंटिफिक टेक्निक। इस टाइप के मेथड के अंदर हम लोग एडवांस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आधुनिक तकनीकों की सहायता से वैज्ञानिक तौर तरीकों से हम लोग जानवरों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। इट मेनली दिस टाइप ऑफ सिस्टम स्टेब्लिश टू द हाई डिमांड ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादातर इस सिस्टम को स्टेब्लिश करने के पीछे की मंशा ये रहती है कि जो हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट, उनको बनाने के लिए। इट मेनली डेवलप द एरिया सराउंडिंग सिटी इन द फैसिलिटी इजी द ट्रांसपोर्ट। इन ऐसे स्थानों पर क्या है कि डेयरी फार्मिंग की जाती है जो आसपास में सिटी बनी भी अच्छी खासी, एक मार्केट वहाँ पे इस्टेब्लिश है, और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के माध्यम से उस डेयरी प्रोडक्ट को जल्द से जल्द वहाँ पे मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। इस डेयरी फार्मिंग के अंदर में भी ट्रक फार्मिंग वैसे होती है, मैं आपको बता दूँ तो। देखिए आगे एक लास्ट पेज हो रहा है। देर आर द थ्री मेजर रीजन ऑफ डेयरी फार्मिंग, द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा एंड साउथ ईस्टर्न ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, कनाडा है, दक्षिणी पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है वो इसमें आ जाता है। ख़त्म करते हैं इस लेसन को। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चर समझ गया भाई, ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर सेपरेट है भाई, ठीक है, उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है भाई। मेडिटेरियन सी आपके जो मेडिटेरियन सी का जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, उस एरिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको मेडिटेरियन एग्रीकल्चर्स कहते हैं। अब देखिए ये क्या काम करता है। ये एग्रीकल्चर्स ऐसे क्षेत्रों में इस एग्रीकल्चर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे खट्टे फलों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अंगूर, ठीक है। तो इसीलिए मेडिटेरियन सी के पास में जो भी एग्रीकल्चर्स हो रहा है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे वाइन शॉप बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ द पेडिसाइड द रीजन सराउंडिंग ऑफ मेडिटेरियन सी, वही आ गया भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। द प्राइमरी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, ज़्यादातर इस टाइप की खेती जो है अंगूर की खेती के लिए की जाती है। हाई क्वालिटी ग्रेप्स आर द यूज द मेक ऑफ वाइन, अच्छी खासी जो आपके अंगूरों की पैदावार जो है वो क्यों की जा रही है, ताकि अच्छी खासी वाइन बनाई जा सके। वाइल द लोअर क्वालिटी ग्रेप्स आर द यूज द मेक ऑफ द रेजम्स एंड ड्राइड फॉर द ग्रेप्स। इसके अलावा जो अंगूर जो है जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते उससे हम लोग कुछ और बनाते हैं, जैसे किशमिश वगैरह है वो बन के रेडी हो जाती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द डिमांड ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल इन द यूरोप अमेरिका द मेड फ्रॉम द रीजन। इस टाइप की जो आपकी एग्रीकल्चर है वो सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है यूरोप और अमेरिका के अंदर। वो सर्दियों में तो रहेगी बात, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर वाइन वगैरह पीकर क्या है कि वो अपनी बॉडी को गर्म कर लेते, तो इसीलिए। कलेक्टिव फार्मिंग देखिए, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर समझ में आ गया भाई, ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है भाई, याद रखना, ठीक है, इतना है। आगे देखिए कलेक्टिव फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल द रिसोर्सेज। याद रखना कलेक्टिव फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसको हम लोग क्या है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सामूहिक, ठीक है। और इस टाइप की फार्मिंग में सरकार जो होती है वो संसाधनों के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। एवरीवन वर्क टुगेदर एंड कल्टिवेट द लैंड, मतलब इसमें ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो साथ में मिलकर खेती करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनाइज द प्राइमली इन द सोवियत यूनियन, और इस टाइप की फार्मिंग ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सोवियत यूनियन के अंदर। और याद रखना ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा गया और आने वाले समय में भी पूछेगा और हर बार पूछा जाएगा। क्या है, सोवियत यूनियन में कलेक्टिव फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसका नाम क्या है, कोलखोज। क्लियर है, कोलखोज क्या होता है भाई, तो कलेक्टिव फार्मिंग को सोवियत यूनियन में क्या कहते हैं हम लोग का, आपके कोलखोज कहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग देखिए, when the group of farmer forms the organization carry out the agriculture activity with the aim of the earning higher profits। मतलब किसानों का जो ग्रुप है वो एक साथ में आकर खेती करता है और सभी किसानों की मंशा एक ही होती है, वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। कोऑपरेट मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप मुझे कोऑपरेट करें, वो भाई कोऑपरेट करने का मतलब क्या है, सब लोग साथ में मिलकर क्या है कि कोऑपरेट करते हुए एग्रीकल्चर करेंगे। सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है। फसल उगाई, फसल उगाने के बाद में उनको मार्केट सप्लाई किया, और मार्केट सप्लाई करने के बाद में वो क्या करेंगे भाई, वो जो भी आपके प्रोडक्ट है उससे जो भी अर्न हुआ है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इन द सिंपल टर्म्स व्हेन आर द ग्रुप ऑफ द फार्मर फॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ इंक्रीज द प्रॉफिट। इस टाइप की फार्मिंग जो है किसानों के द्वारा कई वर्कर्स जो है वो साथ में मिलकर जो खेती कर रहे हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं।
दिस इज द कॉल द कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग समझ में आ गया भाई। एक देखो जिस लैंग्वेज में बता देता हूँ, किसानों का ग्रुप होगा, वो साथ में मिलकर खेती कर रहा है। खेती करने की पीछे की मंशा, सब लोग मिलकर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और उसके बाद में आपस में बांट लेंगे, ठीक है। जबकि कलेक्टिव फार्मिंग्स क्या थी, जो सोवियत यूनियन में की जाती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना रिसोर्स का कंट्रोल करती है, उसके अलावा सब लोग उसमें भी साथ में मिलकर खेती की जा रही है, पर वो आपके सोवियत यूनियन के अंदर, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द फार्मर इन द एवरी वे। मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं फसलों को उगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट हैव द परचेसिंग एग्रीकल्चर सप्लाई सेलिंग प्रोड्यूस इन द हायर प्राइजेस, ठीक है। इस टाइप के एग्रीकल्चर जो है वो आपके हायर प्राइस के अंदर बेचने के लिए किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द इनक्रीज द प्रॉफिट आर द टफ कोऑपरेशन। मतलब इस टाइप की फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एग्रीकल्चर की रहता है। भाई वही चीज़ है, बात को वापस घुमा के बोला गया है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है भाई और कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है। तो इसी के साथ में आज का आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, और ये अब मेरी तरफ से आपका प्राइमरी सेक्टर भी क्या हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, ह्यूमन डेफिनेशन, पॉपुलेशंस वाला, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला एंड प्राइमरी सेक्टर वाला, 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर आपको इसी प्लेलिस्ट में अंदर मैं आपको देता दूंगा, ठीक है। आप लोग सारे देख लीजिएगा, ये मान के चलिए आपके लिए रामबाण है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बन ही नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो देखिए भाई, ठीक है। और नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए और बार बार उनका रिवाइज करिए, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करने के बाद में ये चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।